गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकंड ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम पाठ्य पुस्तक चयन के पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन के मापदंडों के बारे में अध्ययन करें। क्योंकि किसी भी पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन हम कहते हैं कि हम चयन के आधारों पर करेंगे। चयन करते समय हमें मूल्यांकन की कुछ विधि है उसे फॉलो करना होता है या हमें उसको ध्यान में रखते हुए एक पाठ्य पुस्तक का सही मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है और उस मूल्यांकन में जिस स्तर पर वो पाठ्यक्रम अंकित हो पाती है, उस पाठ्य पुस्तक अंकित हो पाती है, उसी के अनुकूल हम उसके बारे में अनुशंसा कर पाते हैं या कुछ कह पाते हैं कि ये पाठ्य पुस्तक कैसी है। तो उसके लिए कुछ निश्चित मापदंड होते हैं। इन मापदंडों का अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित है कि हम एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का चुनाव कर सकते हैं। अब बात आती है जैसे बाइंडिंग एंड बाइंडिंग में जो है वो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के लिए 5 पॉइंट स्किल का एक फॉर्मेट तैयार किया था, जिसमें कि उन्होंने मार्की का एक पैटर्न रखा था। 5 पॉइंट स्किल के अंदर अति उत्तम, उत्तम, सामान्य, निम्न और अति निम्न। अति निम्न निकृष्ट कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है ना। तो अब इसके लिए जैसे अति उत्तम को 5 दिया, उत्तम को 4, सामान्य को 3, निम्न को 2 और निकृष्ट को 1 अंक इस तरह से निर्धारित करते हुए एक 5 पॉइंट स्कीम के आधार पर उसका मूल्यांकन की रूपरेखा या उसके मापदंडों को निर्धारित किया। अब इसके लिए जब हम 5 पॉइंट स्केल की बात करते हैं कि 5 पॉइंट स्केल के आधार पर बाइंडिंग एंड बाइंडिंग में मूल्यांकन का या मापदंड को निर्धारित किया, मूल्यांकन की जो एक शेड्यूल था या एक प्रक्रिया थी उसको निर्धारित किया, तो उसमें किस किस तरह से उनकी मूल्यांकन करना शामिल। तो मूल्यांकन के मापदंड के आधार मापदंड के आधार की बात आती है तो सबसे पहला है साज सज्जा, यानी कि इसमें एक यूं कहा जाए कि साज सज्जा का हमारा एक पक्ष है, उसको देखना होगा है कि पाठ्य इसमें उसका आकार कैसा है, किस तरह का वो आकार है, उसकी साइज क्या है और उस आकार के होने के पीछे का औचित्य क्या है, किस दृष्टिकोण से उस आकार को उसके लिए चुना गया है। एक दूसरी बात इसके अंदर जो देखी जाती है वो है जिल्द की सुदृढ़ता। जिल्द कैसी बंधी हुई है, इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि जैसे वर्तमान की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं हम उनकी जिल्द के बारे में निश्चित है कि निकृष्ट का जो बिंदु है उसको अंकित करेंगे। अगर उससे भी नीचे अगर कोई हो ताशून्य का अंक तो हम उसे अंकित करते हैं। वर्तमान में जो पाठ्य पुस्तकें आती है एक या दो बार
बहुत धुंधला है या उसमें इंक ऐसी है कि 2-3 बार हाथ फेरने पर ही वो इंक मिट जा रही है, तो ऐसी पाठ्य पुस्तक को हम नहीं चुनेंगे। इसीलिए उसके मुद्रण को भी देखा जाता है या मापा जाता है। हाशिए की चौड़ाई, हाशिया यानी कि जो हम कहते हैं कि उसमें हाशिया यानी कि मार्जिन जिस तरह का होता है, क्या वो इक्वल है? बहुत अधिक मार्जिन दिया है कि विषय वस्तु बहुत सिमट गई है, क्योंकि बहुत अधिक मार्जिन और विषय वस्तु उसके अंदर अगर लिखी जाती है तो बहुत छोटी और संक्षिप्त दिखाई देती है। इसीलिए एक उचित माप का मार्जिन होना चाहिए या हाशिया उचित नाप का होना चाहिए, जिसके आधार पर बाकी तीनों क्षेत्र में जो हाशिए छोड़े जाते हैं या जो स्थान खाली छोड़ा जाता है वो तुलनात्मक रूप से उचित है। क्योंकि अगर हाशिया कम छोड़ा जाता है इधर की तरफ तो बाइंडिंग में भी समस्या आएगी। हाशिया इस तरह से छोड़ा जाता है कि बाइंडिंग हो जाने के बाद में चारों तरफ की एक जो बाउंड्री जिसको हम कहते हैं उसमें समान अंतर या उसमें गैप देखने को मिलता है। अगली बात इसके अंतर्गत जो है वो है पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था। पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था यानी कि इस पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था किस तरह से उसे सुसंगठित किया गया है, किस तरह से उसको व्यवस्थित किया गया है। तो इसमें सबसे पहली बात जो आती है वो है पाठों का संगठन। पाठों का संगठन यानी कि पाठों को किस तरह से संगठित किया गया है, यानी कहने का मतलब कि क्रम के अनुसार है, सरल से कठिन के सिद्धांत का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, यानी कि वो पाठ किस तरह से एक विषय वस्तु के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उसकी क्रमबद्धता को ध्यान में रखते हुए, उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए किस तरह से संगठित किया गया है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। फिर बाद में पाठों का समुचित विभाजन, यानी कि पाठों का जो विभाजन किया जाता है वह सही है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पाठ का विभाजन केवल हमने उसकी लंबाई के आधार पर कर दिया कि हमको 5 पेज एक पाठ में रखने, 5 पेज एक पाठ में, और उसमें एक विषय वस्तु या कुछ दूसरे पाठ में आ गई तो हम उसको चलने दें, ऐसा नहीं है। उनका विभाजन समान प्रकृति के पाठों को हम एक इकाई के अंदर रखेंगे और उस इकाई में फिर उनको पुनः अलग अलग पाठों के रूप में विभाजित करेंगे, जिससे कि एक जैसी विषय वस्तु को समझना और उसके अनुकूल दैनिक पाठ योजना के या दैनिक रूप से शिक्षक को शिक्षण करने में आसानी होती है। क्योंकि जैसे पहले पूरी यूनिट 1 है उसमें 4 चैप्टर्स हैं, 4 पाठ हैं। पहले पाठ के अंदर जो विषय वस्तु समझाई जा रही है उससे संबंधित कुछ ज्ञान या कुछ विषय वस्तु चौथे पाठ में भी है, तो निश्चित है कि हम दोनों को समेकित करते हुए फिर उस चीज को समझाएंगे, तो कम समय में अधिक जानकारी को आसानी से पूर्ण किया जा सकता है और पुनरावृत्ति की परिस्थितियों से भी बचा जा सकता है। फिर दोनों के बीच प्रथम में भी किया है, चौथे में भी किया है, तो इसके पीछे देने की क्या प्रकृति या उसकी विचारधारा क्या है उसे भी छात्र को और स्वयं अध्यापक को भी समझने और छात्र को भी उस अंतर को समझाना या समझना आसान होता है। इसीलिए पाठों का विभाजन किस तरह से किया गया है उस पर भी ध्यान दिया जाने की बात आती है। अगली बात इसमें है वो है पाठों में संबंध। पाठों के मध्य क्या संबंध, किस तरह का संबंध है। जैसे एक प्रकृति के पाठ यानी एक के बाद एक कंटिन्यूएशन में आने चाहिए। हम 2 अलग अलग प्रकृति की चीज को वहां लेते हैं तो बालक के ऊपर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक तनावात्मक या बोझिल वातावरण उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती है। इसीलिए आवश्यक है कि पाठों के आपस के परस्पर संबंध और एक ही पाठ की विषय वस्तु के परस्पर संबंध को भी ध्यान से देखा परखा जांचा जाए। अगली बात इसमें है वो है हमारी क्रमबद्धता। क्रमबद्धता यानी कि पाठों के
क्रमबद्धता का होना अनिवार्य है। अगर क्रमबद्ध नहीं है तो निश्चित है कि एक समाज जिस क्रम से हम ज्ञान को, क्योंकि कोई भी ज्ञान हम क्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं तो वो बहुत शीघ्रता से समझ में आता है। और एक मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है, सरल से कठिन की ओर चलने का जो सिद्धांत है, उसका पालन इसमें होता है। इसीलिए क्रमबद्धता का होना बहुत अनिवार्य है। अगली बात इसमें है वो है सारांश। सारांश पाठ में सारांश को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है, यानी कि जो पाठ में सारांश दिया गया है वो क्या वास्तव में उस पाठ या उस पुस्तक की कहना चाहिए कि संपूर्ण विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस तरह से कर रहा है कि उस सारांश को देखते ही हमको उस पाठ में जो कुछ कहा जा रहा है वो एक नजर में सारी बात स्पष्ट हो जाए। कहने का मतलब कि सारांश इतना प्रभावी और आकर्षक होना चाहिए कि एक ही बात में उसको पढ़ते ही पाठ्य वस्तु के अंदर क्या कहा गया है उसे समझना आसान हो जाता है। और अंतिम बात है अंतर्निहित एकता। अंतर्निहित एकता यानी कि पाठों के बीच में जो अंतर, उनमें विषय वस्तुओं में परस्पर जो एकात्म स्थापित होता है उस चीज को भी क्या ध्यान दिया गया है या नहीं। यानी कि जब पाठों की पाठ्यपुस्तक की व्यवस्था के अंतर्गत ये भी ध्यान रखा जाता है कि विषय वस्तु की एकत्वता को ध्यान में रखा जाए और उसकी एकता को विखंडित न होने दिया जाए। क्योंकि कई बार होता है कि हम कुछ भी इस तरह से पाठ का विभाजन कर देते हैं कि विषय वस्तु की एकता जो दिखाई जाती है, यानी कि एक ही संदर्भ में जो बात कही जा रही है उसे हम दो भिन्न संदर्भों में लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रकृति में अंतर आ जाता है। जबकि वो एक ही है, एक ही तरह की बात को कह रहे हो, एक ही परिस्थिति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन हम जो उसका उपयोग है या व्याख्या के दृष्टिकोण से या उसको स्पष्ट करने के दृष्टिकोण से दो घटनाओं से जब उसका संबंध है तो दोनों में अलग अलग तरह से हम उसको प्रस्तुत कर देते हैं, जो कि गलत होता है। इसीलिए अंतर्निहित एकता को भी ध्यान में रखा जाना अनिवार्य है। अगला जो इसके अंतर्गत विशेषता आती है वो है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यानी कि किसी भी पाठ को या पाठ्य पुस्तक के अंदर उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, इस चीज को समझना होगा। तो यहाँ पर भाषा निश्चित है कि भाषा सरल, स्पष्ट और सुवाच्य हो, समझने योग्य हो। ऐसा नहीं हो कि बहुत कठिन साहित्यिक भाषा का उपयोग कर लिया गया और जो बालक के स्तर या उनकी मानसिक योग्यता के अनुकूल नहीं है तो उसे वो चीज समझ में नहीं आएगी। अगली बात इसमें विस्तार, यानी कि विस्तार। कई बार होता है कि अपनी एक लेखक जो होता है अपनी भाषात्मक कला का प्रदर्शन करने के लिए विषय वस्तु को बहुत अधिक फैला के बहुत आवश्यक मतलब कहना चाहिए कि बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करते हुए उसको लिख लेता है। ऐसे में एक ही बात को चार बार एक तो पुनरावृत्ति हो जाती है और विषय वस्तु अनावश्यक रूप से विस्तृत होता है। कई बार होता है कि शॉर्ट या संक्षिप्त करने के चक्कर में इस तरह से संक्षिप्त कर लिया जाता है कि विषय वस्तु की जो पूर्ण जानकारी है वो अपूर्ण रह जाती है। इसीलिए पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु का विस्तार इस तरह से किया जाना चाहिए कि वह उचित मात्रा में सही जानकारी और बालक के लिए रोचक रूप से प्रस्तुत हो। ना तो आवश्यकता से अधिक संक्षिप्त होने चाहिए और न ही आवश्यकता से अधिक विस्तृत होनी चाहिए। अगली बात इसमें आती है वो है शैली, यानी कि यहाँ तो हम भाषा की बात कर रहे हैं कि उसकी भाषा किस तरह से उपयोग में लाई गई। यहाँ पर शैली यानी कि उसको प्रस्तुत करने की किस शैली का उपयोग किया गया है। भाषात्मक शैली में आ जाएगी, उसकी प्रदर्शन विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का की भी शैली आ जाएगी। कहने का मतलब कि पाठ्यपुस्तक को सुसज्जित करने की शैली किस तरह की थी, भाषा की शैली किस तरह की थी, इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता
निष्ठता यानी कि वस्तुनिष्ठता। ऐसा नहीं है कि विषय वस्तु में बहुत अधिक विस्तृत हो या बहुत अधिक उसमें यह कहना चाहिए कि विस्तार जो है बहुत अधिक होगा, तो ऐसे में किसी भी चीज को समझ पाना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक भाषात्मक क्लिष्टता को उत्पन्न करेगा। भाषा एक जो लैंग्वेज है उसको बहुत टफ बना देगा। ऐसे में एक वस्तुनिष्ठता यानी कि उसमें किसी भी चीज को वस्तुनिष्ठ यानी कि एक छोटे के अंदर अधिक जानकारी किस तरह से प्रस्तुत की जा सकती है, उस चीज को यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि पाठ्य वस्तु के अंतर्गत जो प्रस्तुतिकरण है उसमें वस्तुनिष्ठता का कितना ध्यान रखा गया है, क्योंकि वस्तुनिष्ठता के माध्यम से बालक के हर छोटी छोटी चीज को गहन अध्ययन के संपूर्ण संभावनाएं बनी रहती है। अगली बात इसमें है वो है ऐतिहासिक शब्दावली। शब्दावली यानी कि यहाँ पे ऐतिहासिक शब्दावली से संबंध यहाँ वो है कि ऐतिहासिक शब्दावलियों का क्या वहाँ पर उपयोग किया गया है, क्योंकि अगर ऐतिहासिक शब्दावली जो है अगर उसी में अगर उसका उपयोग नहीं किया जाता है तो ये बात तो निश्चित है कि उस चीज को एक आम बोलचाल की भाषा में अगर लिखा गया है तो उसके ऐतिहासिक महत्व को हम कम कर देंगे। इसीलिए उसकी ऐतिहासिक शब्दावली का भी वहां पर उपयोग, क्योंकि हमको तकनीकी शब्द तो वही उपयोग में लेना होगा जो उस विषय के गरिमा को बनाए रखने के लिए या उस विषय के महत्व को बनाए रखते हैं। ऐसे में जो ऐतिहासिक शब्द वहां पर तकनीकी शब्द दिया गया है उसके लिए पीछे एक पूर्ण शब्दावली उसके अर्थ के साथ में लिखी जानी आवश्यक होती है। अगली बात इसके अंतर्गत जो है वो है आधुनिकता का ज्ञान का समावेश। आधुनिक ज्ञान का समावेश। आधुनिक ज्ञान का समावेश किस तरह से उसमें किया गया है, क्योंकि हम परंपरागत जो विषय वस्तु है, परंपरागत जो ज्ञान की तथ्य है, हम केवल उन पर टिके नहीं रह सकते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसीलिए और विकास की प्रक्रिया निरंतर रूप से क्रियाशील होती है, चलायमान होती है। तो ऐसे में उसी परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक जितनी भी जानकारी है उसका सम्मिलित होना अनिवार्य है। इसीलिए पाठ्य पुस्तक के अंदर आधुनिक ज्ञान को किस तरह से कितना सम्मिलित किया गया है इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगली बात आती है संदर्भ स्रोत। संदर्भ स्रोत, ठीक है ना, यानी कि संदर्भ स्रोत कौन कौन किस तरह के संदर्भ दिए गए हैं और वे किस तरह से अलग मतलब उसके किसी भी विषय वस्तु को किस रेफरेंस में और किन सोर्सेस के साथ में प्रस्तुत किया गया है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने वाली बात, जिसमें कि शुद्धता, फिर है विस्तार, फिर है संख्या, आकार, सुसंगत, अनुपात, अनुपात और महत्व। यानी कि संदर्भ स्रोतों की दृष्टि से अगर हमें पाठ्यपुस्तक के मूल्यांकन को करना है, मूल्यांकन करना है, तो उसके लिए जो मापदंड आते हैं उसमें सबसे पहला है शुद्धता, कि जो भी संदर्भ दिए गए हैं, जो भी स्रोत उसके अंदर संकलित किए गए हैं या प्रस्तुत किए गए हैं वो शुद्ध होने चाहिए, यानी कि वो सत्य सूचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर दूसरी बात है विस्तार, यानी कि उनका अनावश्यक यानी कि उस विषय वस्तु के लिए जितनी आवश्यकता है, विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए जितने
तो वहां पर विषय वस्तु कुछ कहती है और वो संदर्भ ये जो आपके स्रोत है वो अधिक मतलब जो विषय वस्तु उससे अधिक की जानकारी को प्रस्तुत करती है। तो ऐसे में बालक भ्रमित हो सकता है, उसको कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसीलिए आवश्यक है कि उसके विस्तार को भी नियंत्रित रखा जाए। फिर बाद में है संख्या। संख्या क्योंकि आवश्यकता से अधिक अगर स्रोतों को वहां पर दे दिया गया तो उसके महत्व को खत्म कर देगा, और जितनी आवश्यकता है उतने भी अगर उसमें नहीं संकलित किए गए तो वो भी विषय वस्तु के प्रभाव को कम कर देते। इसीलिए संख्या को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर आकार पाठ्यपुस्तक और विषय वस्तु की तुलना के अनुपात में होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक बड़ा होगा वो भी पाठ्यपुस्तक में अनावश्यक रूप से पृष्ठों को बढ़ाएगा, और बालक के लिए सब छोटे में भी अगर वो दी जाती तो उतने में भी बालक आसानी से उसे समझ सकता था। जैसे कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की बात कर रहे हैं, तो नगर नियोजन विशेषता तो उसके लिए तो निश्चित है कि संपूर्ण नगर को आपको प्रदर्शित करना होगा। तो इसके लिए निश्चित है कि आपको चित्र थोड़ा सा बड़ा लेना हो, लेकिन आप केवल एक स्नानागार को ले रहे हो तो छोटे चित्र में भी वो चीज आसानी से समझ में आ सकती है। अगर हम उसकी स्नानागार की आप और अधिक विशेषताओं को उसमें संकलित नहीं कर रहे, तो कहने का मतलब ये है कि जितनी विषय वस्तु के लिए संदर्भ स्रोतों की आवश्यकता है उनका आकार उतना ही होना चाहिए। अधिक आकार निश्चित है कि पाठ्य पुस्तक में अनावश्यक बोझ का बढ़ाने का कार्य करती है। फिर सुसंगतता यानी कि विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि विषय वस्तु को स्पष्ट नहीं किया जा रहा फिर भी उसको उसमें संकलित कर दिया गया, केवल जैसे संदर्भ स्रोतों के को होना चाहिए इसलिए हम उसको संकलित कर लें, ऐसा नहीं है। वही सब संकलित होने चाहिए, वही सारे संदर्भ स्रोत उसमें होने चाहिए जो विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक होते हैं। फिर बाद में अनुपात। अनुपात भी अनुपातिक दृष्टिकोण से भी संदर्भ स्रोतों का मापदंड निर्धारित किया गया है कि अगर आवश्यकता से अधिक उनको डाला जाता है तो निश्चित है कि एक तो पाठ्यपुस्तक की पृष्ठों की संख्या बढ़ा देगा और विषय वस्तु को अत्यधिक विस्तृत कर देगा, जो कि भ्रामक स्थिति होता है। इसीलिए आनुपातिक दृष्टिकोण से उतने ही होने चाहिए जिसके माध्यम से बालक आसानी से समझ सके। यहाँ अगली बात आती है महत्व। उनका महत्वपूर्ण होना भी अनिवार्य है। संदर्भ स्रोत अगर महत्वपूर्ण नहीं है और उनको हमने वहां पर केवल चित्र की दृष्टिकोण से डाल दिया तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। इसीलिए संदर्भ स्रोतों के अंतर्गत महत्व का होना भी अनिवार्य माना गया। अगली बात इसके अंतर्गत आती है उदाहरण। उदाहरण, तो उदाहरण में सबसे पहली बात आती है शुद्धता। शुद्धता यानी कि उदाहरण शुद्ध होना चाहिए। अगर
अनिवार्य है, यानी कि वह इतना हो, संक्षिप्त हो, बहुत अधिक संक्षिप्त भी नहीं हो, इतना संक्षिप्त हो कि विषय वस्तु आसानी से स्पष्ट हो जाए। अगली बात इसमें आती है वह है गुणात्मकता। गुणात्मकता का होना भी इसमें अनिवार्य माना गया है, क्योंकि अगर गुणात्मक नहीं है तो निश्चित है कि विषय वस्तु को ये आसानी से स्पष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि निश्चित है कि एक से आगे और कंटिन्यूशन क्रमबद्धता के लिए इसका होना अनिवार्य है। अगली बात इसमें आती है सुसंगतता। निश्चित है कि यह विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए, और फिर जीवन से संबंध, जीवन से संबंध होनी चाहिए। अगर जीवन से संबंध नहीं है तो बालक के लिए उसे समझना आसान नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए उदाहरण वही दिए जाए जो बालक के इर्द गिर्द विद्यमान हो, तो वह जीवन से संबंधित होने चाहिए। फिर अनुपात और स्पष्टता। अनुपात यानी कि अधिक अनुपात में नहीं होने चाहिए, यानी कि एक उदाहरण से ही बात स्पष्ट हो रही है, हम 2 से 3 से 4 ले रहे हैं तो वो भी विषय वस्तु के महत्व को कम कर देती है। और अभी अंतिम बात इसमें आती है स्पष्टता, यानी कि विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली एकदम स्पष्ट उदाहरण होना चाहिए। इसके बाद कुछ 2 पॉइंट्स और बाकी हैं जिनको हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज हम अपनी बात को यहीं तक रखते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई है। इस आधार पर हम आज प्रश्न नहीं लेंगे, क्योंकि पूरी बात हमारी आज पूर्ण नहीं हो पाया है टॉपिक, इसलिए हम अपनी बात को यहीं तक समाप्त करते हैं। कल और इसको कंटिन्यू करके और फिर हम आज का असाइनमेंट कल पर ही रखेंगे। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।